कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे इंडिमनिटी का। अगर एक पार्टी के कंडक्ट के वजह से दूसरे पार्टी को लॉस हुआ है तो देन दैट पार्टी विल कंपेंसेट फॉर दैट लॉस, दैट इज नथिंग बट इंडेमनिफिकेशन। अभी आप अगर इंडेमनीफाई करते हो तो जो इंडेमनीफाई करता है उसे क्या बोला जाएगा? इंडेमनीफायर। और जिसको कंपेंसेट करके दिया जा रहा है लॉस, उसे बोला जाएगा इंडेमनीफाइड। क्या इंडेमनिफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं? यस। इंडेमनिफिकेशन के केस में हम क्या क्या वसूल करेंगे? एक तो डैमेजेस प्लस कॉस्ट प्लस अगर कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट, अगर केस वगैरह फाइल हो गया उसके लिए कुछ खर्चा इनकर किया है तो एवरीथिंग वी विल रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर। देन हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ ट्रिपार्टिएट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें तीन पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक आपका आएगा डेटर, इसे हम प्रिंसिपल डेटर बोलेंगे, एक आएगा क्रेडिटर और एक है श्योरिटी। श्योरिटी इज अ पर्सन हु गिव्स गारंटी, है ना? जो गारंटर होता है उसे श्योरिटी बोला जाएगा। जिसको लोन दिया जाता है वो प्रिंसिपल डेटर, और जिसने लोन दिया है वो कौन? वो क्रेडिटर होगा। गारंटी का प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट किन दो लोगों के बीच में होगा? डेटर और क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट किन दो लोगों के बीच में होगा? श्योरिटी एंड क्रेडिटर। और वो जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड मतलब बाय डिफॉल्ट, अगर श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे पैसा दिया है तो इट इज अज्यूम और इट इज इम्प्लाइड कि क्या करना पड़ेगा? डेटर को उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। सो दैट विल बी एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट। हाँ बोलो शर्विन। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेड टू बी इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का क्या मतलब होता है? बाय एक्शन। यहाँ पे इम्प्लाइड का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट। अगर अगर श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर का पैसा दे दिया, ओके, श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे अगर कुछ एक्टिविटी किया है तो कल जाके क्या प्रिंसिपल डेटर का इम्प्लाइड अथॉरिटी होता है कि उसको क्या करके देना है? कंपेंसेट करके देना है। दैट इज नथिंग बट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। देन certain features of guarantee, certain features of guarantee, गारंटी के कुछ फीचर्स है, फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। सेम है ना दोनों? फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम। ओके, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है तो बहुत जगह पे कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत जगह पे फीचर्स ऐसा क्यों बोला जाता है? क्या लगता है, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है कि अलग है, कि क्या डिफरेंस हो सकता है? व्हाट मे बी द डिफरेंस बिटवीन टू? कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक एग्जॉस्टिव है। इसका मतलब है, सी अगर आपको पूछा, ठीक है, आपको पूछा, अभी आपको पूछा कि आपका ड्रीम क्या है, तो आप बोलोगे सीए तो बनना ही है, बिजनेस करना है। कोई बोलेगा कि कोई बोलेगा मुझे ये सोशल मीडिया मतलब क्या, ऑनलाइन कोई पेज ओपन करना है, उसमें मैं मार्केटिंग करूंगा। कोई बोलेगा नहीं मैं नॉर्मल। बहुत सारे आपके ड्रीम्स रहेंगे। या फिर अगर आपको पूछा किसी ने कि अभी तो वो क्वेश्चन नहीं रहेगा बट लेट्स से जस्ट इमेजिन, आपको अगर किसी ने पूछा लड़कों को या लड़कियों को कि आपको कैसी लड़की चाहिए, तो लंबी लिस्ट होती है, लंबी लिस्ट होती है ना? जस्ट इमेजिन, दैट इज दैट इज, हाँ वो इसका असर है सोशल मीडिया का। तो जस्ट इमेजिन आपका एक लंबा लिस्ट होता है। लड़की सुंदर होनी चाहिए, टॉल होनी, लड़कियों का होता है लड़का टॉल होना चाहिए। फिर तुम लोग अभी सीए कर रहे हो तो लड़की सीए होनी चाहिए या डॉक्टर होनी चाहिए। दिस काइंड ऑफ लंबी लिस्ट यू विल हैव, दिस काइंड ऑफ लिस्ट यू विल हैव, है ना?
राइट, लड़कियों की अलग लिस्ट होती है, लड़कों की अलग लिस्ट होती है, क्या क्या बहुत लिस्ट होती है. दैट इज नथिंग बट, सी द लिस्ट में जो जो चीजें हैं, जैसे कि स्मार्ट होना चाहिए लड़का, हैंडसम होना चाहिए लड़का, होशियार होना चाहिए, दिस काइंड ऑफ जो लिस्ट है, दैट इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक एग्जॉस्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. ओके, बट एक्चुअली में आपको कोई लड़की या एक्चुअली में आपको कोई लड़का जब मिल जाता है, तो उसके अंदर जो भी चीजें रहती है, अल्टीमेटली दैट इज नथिंग बट फीचर्स. ओके, सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स. फीचर्स एक मतलब अल्टीमेटली रियलिटी चेक देता है. कैसे? आपका गारंटी, सही है ना, आपका गारंटी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, वो कॉन्ट्रैक्ट में, यश को उठा दो, आपका गारंटी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें रियलिटी में लिखी है या रियलिटी में है, दैट इज नथिंग बट द फीचर्स. बट बिफोर बिल्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, पहले जो आप इमेजिन करते हो या प्री प्लान करते हो, वो चीजें इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें ये होना चाहिए, प्रोबेबली इसमें ये होना चाहिए, बट इन रियलिटी जो होता है उसे क्या बोला जाएगा? फीचर्स बोला जाएगा. अंडरस्टूड? सो देर आर इसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी. अभी इसेंशियल फीचर्स हमने कब निकाले रहेंगे? इसेंशियल फीचर्स तब निकाले गए हैं जब कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुआ है, जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट. एक तो बताओ, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का मैंने कल ही पूछा था, पर्पस क्या रहेगा? टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, है ना. अगर किसी ने लोन लिया है तो लोन देने वाले पे, वो आदमी पे तो भरोसा नहीं है लोन देने वाले को, बट जो गारंटर है उस पे पूरा भरोसा करके, जो मैनेजर था एचडीएफसी बैंक का, उसको नोबिता को लोन देने की कोई इच्छा नहीं थी, उसने लोन भी मना कर दिया. बट जैसे नोबिता सुनियो के फादर को लेके आया एज ए गारंटर, एज ए श्योरिटी, तो क्या वो एचडीएफसी बैंक के मैनेजर ने तुरंत लोन को अप्रूव कर दिया? यस, ही हैज अप्रूव्ड द लोन इमीडिएटली. ये एक हुआ चीज. सो पर्पज क्या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, या ये एग्रीमेंट का? पर्पज इज टू सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी चाहिए होती है. कंसिडरेशन, क्या गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में, सी हम हमें क्या बोला गया है, ये जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या इसमें सारे इसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व है? इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ व्हाट? इन्फोर्सिबिलिटी, है ना. तो लीगल कंसिडरेशन क्या लिख रही है रानी, क्या लिख रही है? मैं कुछ लिख रही हूँ तो मैं क्यों पढ़ाऊं, फिर आप लिखते ही बैठो, बाद में समझेगा क्या मैं जो बोल रही हूँ. एट ए टाइम दो दो काम, इतने आप स्मार्ट हो क्या सब लोग, मल्टीटास्किंग हो क्या? मैं पढ़ रही हूँ, कुछ और लिख रहे हो, या फिर मैं जो पढ़ा रही हूँ वो भी लिखने को मना है? लिखने को अलग से टाइम देती हूँ ना मैं, बंद करो वो सब कुछ. क्या बोला था मैंने अभी? क्या बोला था रानी? जो रानी है वो बोलेगा. क्या बोला मैंने? आधी अधूरी चीजें फिर लिखते टाइम पे ध्यान रहता है क्या आपका किसी के पास? आधी चीजें स्किप हो सकती है ना. फोकस करो सब लोग. सो कंसिडरेशन, कोई भी वो सुनियो के पापा गए, पहले पॉइंट में बोला था मैंने, अभी कंसिडरेशन वाला चल रहा था पॉइंट. सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल कंसिडरेशन इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना. लीगल कंसिडरेशन ना हो तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? यस, कंसिडरेशन हो तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड. लाइकवाइज, क्या हमारी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इज नेसेसरी? कंसिडरेशन इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी. डेटर और क्रेडिटर के बीच में क्या कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगा? क्रेडिटर अगर डेटर को लोन अप्रूव कर तो 2 महीने 3 महीने क्या उसका वो ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा? दैट वुड बी नथिंग बट अ कंसिडरेशन. बट प्राइमरी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, दैट इज अ प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट. सो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट में इट इज एसेंशियल दैट कंसिडरेशन शुड बी देयर बिटवीन द पार्टीज. बट जो कल डिस्कशन हुआ था कि सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट के इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? श्योरिटी एंड creditor, exactly. So there is no direct consideration between surety and creditor. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, but still it will be a
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। प्राइमरी कंसिडरेशन है डेटर और क्रेडिटर के बीच में, वो तो हमेशा चाहिए। अगर वो ना हो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोलूंगी। बट ये जो सेकेंडरी कंसिडरेशन है, अगर प्रिंसिपल डेटर ने लोन का रिपेमेंट नहीं किया तो किसका लाइबिलिटी आएगा? तो श्योरिटी का लाइबिलिटी आएगा। तो वो जो श्योरिटी है उसका और क्रेडिटर का क्या डायरेक्ट कंसिडरेशन है? देयर इज नो डायरेक्ट कंसिडरेशन ऑफ श्योरिटी एंड द बिटवीन श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। बट क्या जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, हमारा प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, उनके बीच में क्या कंसिडरेशन होना इज मस्ट? यस। अभी कंसिडरेशन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट, कैन बी फ्यूचर, बट इट कैन नॉट बी पास्ट। मुझे बताओ, पास्ट में हो चुके ट्रांजेक्शन का कोई गारंटी ले सकता है क्या? पिछले साल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधार दिया था, 1 लाख रुपए का उधार दिया था पिछले साल, हाँ? और पिछले साल के 2-3 महीनों बाद मिस्टर बी ने मिस्टर ए का उधारी चुका दिया। मैं चाहूं भी तो क्या वन वाली ट्रांजेक्शन का गारंटी ले सकती हूँ? नॉट पॉसिबल। सो गारंटी इज गिवन जस्ट फॉर द प्रेजेंट ट्रांजेक्शन और फ्यूचर ट्रांजेक्शन। प्रेजेंट ट्रांजेक्शन मतलब कैसे? मैं अपनी ऐसे ही जा रही थी गाड़ी पे और मैंने कल जैसे बोला, जो मिस्टर शॉपकीपर को चॉकलेट मांगा छोटू ने, शॉपकीपर बोला अरे तेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं क्यों चॉकलेट दूं? तो फिर मैं ऐसे ही जा रही थी, मैंने बोला अंकल दे दो इसको, पैसे दे दो, अगर ये चॉकलेट दे दो, अगर ये नहीं चुका पाया पैसा तो मेरे से ले लेना। दिस काइंड ऑफ गारंटी आई हैव गिवन, दैट इज नथिंग बट फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। या फिर एक और एक ट्रांजेक्शन है जिसमें मिस्टर ए क्या करने वाला है, मिस्टर बी को लोन देने वाला है। ओके, लोन देने वाला है, इमेजिन 1 लाख रुपीज का लोन है, दैट शुड बी रीपेबल, दैट शुड बी रीपेबल विद इन 3 मंथ्स का ड्यूरेशन। सो क्या ये फ्यूचर ट्रांजेक्शन हुआ? हाँ, दैट इज अ फ्यूचर ट्रांजेक्शन। सो क्या मैं फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए गारंटी दे सकती हूँ? डेफिनेटली वी कैन गिव गारंटी फॉर प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन, दैट मीन्स प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। बट पास्ट में हो चुके कॉन्ट्रैक्ट की चाहो भी तो गारंटी दे सकते हैं क्या अपन? नहीं दे सकते। बोलो। हम्म। हम्म। तो पास्ट में गारंटी इज नॉट अ पास्ट गारंटी, दैट विल बी गारंटी फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। You have given guarantee in past for future transaction, so that will be considered as future consideration, that will be valid. मैं क्या बोल रही हूँ, executed contracts मतलब दोनों पार्टीज के ऑब्लिगेशन हो चुके हैं पीछे ही, पिछले साल या पहले कभी, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद मैं चाहूँ भी तो क्या गारंटी दे सकती हूँ? नहीं दे सकती। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट यू हैव गिवन गारंटी yesterday for the transaction which will incur in the next month, so that will be nothing but future consideration। और एक चीज दिया है कि बाबा प्रिंसिपल डेटर अगर इनकम्पिटेंट हो, प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट हो तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो सकता है। इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट वोंट बी इनवैलिड। इनकम्पिटेंट हो मतलब ऐसा प्रैक्टिकल टर्म्स में मत लेना, क्योंकि अगर कोई माइनर है तो माइनर को लोन दिया जा सकता है क्या? दिया जा सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड ab initio, ठीक है। बट अगर माइनर को किसी नेसेसरी पर्पस के लिए अगर लोन चाहिए, ये है माइनर और ये है छोटू, उसको उसके किसी नेसेसरी पर्पस मतलब नेसेसिटीज के अलावा भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, सो फॉर दिस पर्पस ही नीड लोन। तो इसने अप्रोच किया मिस्टर ए को कि सर मेरे को लोन चाहिए। मिस्टर ए ने उसको फ्रैंकली बता दिया, देख तू 18 साल से नीचे है, माइनर है, मैं तुझे लोन दे ही नहीं सकता हूँ। तो माइनर ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया, बोले सर आप मुझे लोन दो, आई अश्योर यू मैं आपको लोन वापस कर दूंगा। तो ए ने उन पे ट्रस्ट नहीं किया, बट ए ने क्या बोला कि देख अगर तू किसी श्योरिटी को लेकर आएगा, मतलब किसी गारंटर को लेके आएगा जो तेरे लोन की गारंटी देगा, तो मैं तुझे लोन दे सकता हूँ। तो ये माइनर किसको लेके आया? माइनर बी को लेके आया, माइनर मिस्टर बी को लेके आया एज ए गारंटी। लोन कौन प्रोवाइड करने वाला है? ए। तो मैं इसे क्रेडिटर बोलूंगी। किसको प्रोवाइड किया जाने वाला है? माइनर को। तो मैं इसे प्रिंसिपल डेटर बोलूंगी। और गारंटी किसने लिया है? बी ने। तो मैं इसे श्योरिटी बोलूंगी।
ये वाला कॉन्ट्रैक्ट में आपको इनकम्पिटेंट पार्टी कौन लगता है? छोटू इनकम्पिटेंट पार्टी है, मतलब प्रिंसिपल डेटर। अगर कोई गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन सकता है। ओनली व्हेन श्योरिटी शुड बी competent, right? Surety should be competent, then thus that tripartite contract will be valid, no problem with that. but अगर प्रिंसिपल डेटर, लेट से ये माइनर नहीं है, ये मेजर है, मोटू है छोटू नहीं है, मेजर है ये, और ये जो श्योरिटी देने वाला बंदा है ये माइनर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होल एंड सोल वॉइड बन जाएगा। कल जाके अगर मोटू ने पैसा नहीं दिया तो एक क्या माइनर को थोड़ी पकड़ सकता है मेरा पैसा वापस दे, तो अल्टीमेटली दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड इन नेचर। व्हाट आई वांट टू से इज, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, ओनली व्हेन श्योरिटी शुड बी कम्पिटेंट। बट अगर गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल डेटर कम्पिटेंट है बट इफ श्योरिटी इज इनकम्पिटेंट देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी void in nature, we would not able to perform the contract। समझा? ठीक है, समझा? किसी को कोई डाउट? श्योरिटी अल्टीमेटली कंपिटेंट होना चाहिए, अगर श्योरिटी इनकम्पिटेंट हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा, श्योरिटी कंपिटेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। कंपिटेंट का मतलब होता है पे करने के लिए लायबल, पे करने के लिए लायक, कैपेबल टू रीपे द अमाउंट, दैट इज व्हाट कंपिटेंट इज। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में और एक फीचर है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लोन वी कैन से, मतलब वी आर लाइबल टू पे समथिंग। एग्जिस्टेंस का मतलब होना। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट तभी अराइज होते हैं जब दो पार्टीज में से किसी एक पार्टी आर लाइबल टू पे समथिंग। मेरा अगर इसको उधार देना है तभी मैं किसी गारंटर को बुलाऊंगी, अगर हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डेट नहीं है, तो क्या मैं गारंटर को अपॉइंट कर सकती हूँ? Not required, not possible. So for existence of contract of guarantee there should be always existence of any kind of liability। वो लाइबिलिटी कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी इनफोर्सिबल बाय लॉ, मतलब वैलिड होनी चाहिए, लॉ के नजर में लीगल होनी चाहिए। मैंने वो जो पैसे लिए हैं उधारी पे, वो पैसे लीगल काइंड ऑफ पैसे होने चाहिए, लीगली इनफोर्सिबल होने चाहिए, कोई जैसे गलत काम किया हुआ नहीं होना चाहिए। नो मिसरिप्रेजेंटेशन और नो कंसीलमेंट। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? गलत प्रेजेंट करके या गलत एक्नॉलेज करके सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना। आपको क्या लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ऐसा कोई मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? नॉट एट ऑल। कंसीलमेंट का मतलब होता है सच को छुपाना। कंसीलमेंट इज हाइडिंग द फैक्ट्स। कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना। सो अभी इन केस मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एग्जाम्पल में सपोज ये रानी है, ये रानी है और ये उन्नति है, यूएन लिखती हूँ। ये रानी और उन्नति बहुत खास फ्रेंड्स है, दोनों अच्छी दोस्त है। तो अभी इसमें क्या हुआ, दोनों ने सोचा अपन एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया आ गया। दोनों ने सोचा अपन एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें गारंटर राधिका मैम को बोल देंगे, थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे तो गारंटी ले लेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। हम वो दोनों बोले, अभी उनका दोनों का डिस्कशन है, हम ऐसा बताएंगे मैम को। उन्नति बोली मैं, हम मैम को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि मेरे को पैसे की जरूरत है और मैंने रानी से पैसा लिया। अभी उन्नति ने रानी से पैसा लिया, कितना लिया? लेट से 5,000 रुपया। दोनों का आपस में ही चल रहा है, हालांकि जरूरत नहीं है उन्नति को पैसों की। सो उन्नति सेड मैं मैम को ऐसा बोलूंगी कि मेरे को बहुत पैसों की जरूरत पड़ी, इमेजिन बोथ आर मेजर। मैं मैम को ऐसा बोलूंगी मेरे को पैसों की बहुत जरूरत पड़ी और मैंने तुझसे मतलब रानी से 5,000 रुपया क्या किया? उधार लिया। रानी बोली ठीक है, और अपन ऐसे कॉन्वर्सेशन में मैम को फंसाएंगे और मैम क्या करेंगी? श्योरिटी लेगी, गारंटी लेगी ट्रांजैक्शन की। और जैसे ही मैम ट्रांजैक्शन की गारंटी लेगी, उन्नति तू क्या करना, जो ड्यू डेट है या जो टाइम है उसमें पैसा पे ही मत करना, डोंट पे द अमाउंट। सो अल्टीमेटली इफ उन्नति इज नॉट able to pay, who will have to pay the amount? I will have to pay the amount as a surety, as a guarantor.
सो रानी बोली फिर मैं क्या करूंगी, मैम से 5,000 रुपया वसूल कर लूंगी और बाद में मैं दोनों आधा आधा क्या कर लेंगे, 5,000 रुपया बांट के ले लेंगे। और बाद में ये मैंने भले ही 5,000 रुपया, रानी बोल रही है भले ही मैंने 5,000 रुपया मैम से वसूल किया तो भी तू बाद में मैम को पे ही मत करना। ऐसा उनका बहुत झोल चल रहा है दोनों के बीच में। अल्टीमेटली दोनों ने क्या डिसाइड किया कि दोनों के बीच में एक डेट का ट्रांजैक्शन ऐसे दिखाना है और गारंटर किसको बनाना है, मुझे बनाना है। सो मैं कौन हुई, मैं श्योरिटी हुई। लोन कौन प्रोवाइड करने वाला है, रानी विल प्रोवाइड द लोन। सो रानी विल बी क्रेडिटर। किसको प्रोवाइड किया जाने वाला है लोन, प्रिंसिपल डेटर को। बट मुझे बताओ, मैं एज ए श्योरिटी मुझे सारे फैक्ट्स का डिस्क्लोजर होना इज नेसेसरी कि लोन कितने का लिया है, लोन पे कितना इंटरेस्ट है, लोन का क्या ड्यू डेट है, क्या ड्यूरेशन है, एवरीथिंग एज ए श्योरिटी आई नीड टू नो, तभी जाके मैं गारंटी दूंगी ना लोन की। सो इन दोनों ने मुझे सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की। उन्नति बोले मैम पैसों की जरूरत थी इसके लिए उससे लोन लिया, अब ये लोन भी देने को तैयार नहीं है, कोई गारंटर नहीं है, क्या आप गारंटी दे पाओगे क्या। ऐसे मुझे उन्नति ने क्या किया, ऐसे दिखाया एज इफ उसको क्या जरूरत है, डेट का जरूरत है और उसको किसी से पैसा लेना है बट श्योरिटी चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्नति ने फिर ड्यू डेट के टाइम पे पे नहीं किया। अगेन उसका वही कि मैम पैसे ही नहीं है क्या करे। तो एज ए श्योरिटी मेरे को पे करना मेरा लाइबिलिटी है। सो आई हैव पेड द अमाउंट। और वो जो 5,000 रुपए दोनों ने 2,500 रुपए बांट के ले लिए, 2,500 रुपीज ईच, ऐसा इनका प्लान था। तो क्या ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, यस, देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी, होल कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। अगर मेरे को पता चला कि इन दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है तो कैन आई रिवोक माई कॉन्ट्रैक्ट, कैन आई से कि सॉरी आई डोंट वांट टू बी श्योरिटी और आई डोंट वांट टू बी गारंटर इन योर कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन से दैट आई कैन रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट नोटिस। हालांकि क्या है आगे बताऊंगी, अगर श्योरिटी को कॉन्ट्रैक्ट रिवोक करना होता है, रिवोक मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना, श्योरिटी चाहो तो क्या कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है, हाँ कर सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि उसकी मर्जी है गारंटी देना या नहीं देना। बट वो ब्रीच करने से पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। बट मिस रिप्रेजेंटेशन वाले केस में क्या मुझे नोटिस भी देने की जरूरत है, नॉट रिक्वायर्ड। अल्टीमेटली मेरे साथ गलत हुआ है, सो आई डोंट नीड टू सर्व नोटिस बिफोर द, हाँ बोलो, बाय नोटिस, हाँ। हम्म, पैसे ले लेंगे, पैसे किससे लेंगे, श्योरिटी से, श्योरिटी से ही तो लेंगे ना। तो अगर श्योरिटी ने पैसा दिया तो वो थोड़ी बोलेंगे नहीं है श्योरिटी नहीं। अच्छा तो वो बोलेंगे कि ये गारंटर वगैरह था ही नहीं, रिटर्न होता है, रिटर्न होता है एक्सप्रेस। जनरली ऐसा बोला जाता है कि आइदर इट इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इम्प्लाइड पर गारंटी, गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डेट का अराइज होना इज कंपलसरी। तो जनरली गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन राइटिंग या देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रूफ। कुछ कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ नहीं होगा बट डेट का तो प्रूफ होगा। सो एनी पार्टी कैन इजीली प्रूव कि आई वाज अ श्योरिटी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मुझको, अगर मैं श्योरिटी हूं तो मुझे सारी चीजें डिस्क्लोज कही हो, की गई होगी कि बाबा आपका डेट कितना है, आपका ड्यू डेट क्या है, इंटरेस्ट क्या है। सो ये जो डिस्क्लोजर है ये सारा रिटर्न फॉर्म में होता है। सो आई विल हैव प्रूफ दैट आई वाज अ श्योरिटी फॉर दिस ट्रांजैक्शन and I have paid to the creditor. But now there is implied contract between me and principal debtor, and further the principal debtor is not paying me. So can I sue the debtor? Definitely I can. For the money which I have paid, along with interest, I can recover the amount from the debtor. Any guarantee which is obtained by means of misrepresentation made by the creditor, which his knowledge and asset concerning a material part of the transaction, material का मतलब होता है important, आपके ट्रांजैक्शन में जो जरूरी की चीजें हैं, क्या वो जरूरी की चीजें आपको श्योरिटी को डिस्क्लोज करना है, हाँ। नहीं तो आपने श्योरिटी को क्या बोला कि 5,000 का हम लोन ले रहे हैं, बाद में आपका आपस में कुछ डिसाइड हुआ और लोन तो 10,000 का हुआ, तो क्या मैं पैसा देने के लिए लाइबल हूँ, आई एम नॉट लाइबल, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन के मटेरियल फैक्ट है क्या मुझसे छुपाए गए, हाँ। So I am not liable to pay the amount. So there should always be
There should always not be concealment of the fact or there should not be misrepresentation. अगर ऐसा होगा तो contract would be void in nature. Does mere silence amounts to fraud? No, mere silence does not amounts to fraud, but any guarantee which the creditor obtain by means of keeping silence as to material circumstances. मतलब जहां पे बोलना बोलना was the responsibility of either creditor or debtor, क्योंकि वहां पे material circumstances को ना बोलना मतलब hide करना हुआ. तो in that case silence will amounts to misrepresentation and that contract will become void in nature. मटेरियल सर्कमस्टांसेस, मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट वन, सर्कमस्टांसेस मतलब केसेस. अगर कोई पर्सन गारंटी ले रहा है तो क्या उसको लोन अमाउंट पता पड़ना जरूरी है, ड्यू डेट का अमाउंट पता पड़ना जरूरी है, ड्यूरेशन पता होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है पता होना चाहिए, सो दैट कल जाके मैं पैसा रिकवर कर सकूं. सो दीज आर द मटेरियल सर्कमस्टांसेस विच आई शुड नो एज अ श्योरिटी. एज अ श्योरिटी यू शुड नो. अगर वो मटेरियल सर्कमस्टांसेस में या वो कंडीशंस में कोई चेंजेस होते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग श्योरिटी, देन श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी. है ना, मुझे तो बोला ही नहीं, मुझे 5,000 बोला था लोन है, मैंने 5,000 के लिए आपको गारंटी दिया, अभी आप 10,000 का लोन दे रहे हो तो मैं 10,000 का गारंटी क्यों दूं. है ना, दैट मे हैपन. सो ऑल द मटेरियल सर्कमस्टांसेस शुड बी डिस्क्लोज टू द श्योरिटी. श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. फिर आपको डेटर और क्रेडिटर आपको लोन कंटिन्यू करना है तो करो, नहीं तो किसी और श्योरिटी को ढूंढो. मैंने अगर बोला कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, सो श्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. सो इट विल नॉट बी ट्रिपार्टिएट, देन it will not be a guarantee contract, it will be another contract which is between debtor and creditor that may execute. What if surety get insolvent? Okay, सो श्योरिटी इंसॉल्वेंट हो गया और उसका लाइबिलिटी अराइज हुआ, मतलब प्रिंसिपल डेटर ने भी पे नहीं किया एंड श्योरिटी इंसॉल्वेंट हो गया. सो वी कैन रिकवर ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, हिज एसेट्स. राइटिंग इज नॉट नेसेसरी. जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है आइदर ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है, बट देयर विल बी ऑलवेज प्रूफ, क्योंकि डेट अराइज होता है, सो देयर विल बी प्रूफ. और अगर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी पैसा रिकवर ना कर सके तो फर्दर क्या वो पार्टी स्यू कर सकती है? डेफिनेटली स्यू कर सकती है. ज्वाइनिंग ऑफ द अदर को श्योरिटीज. श्योरिटी का मतलब पता है, को श्योरिटी मतलब श्योरिटी के साथ, मतलब मोर देन वन को श्योरिटीज वी कैन से. वेयर अ पर्सन गिव्स गारंटी अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट that creditor shall not act upon until another person has joined it as a co-surety. Guarantee is not valid until that person's join. Okay. दोनों मेजर है. रानी क्या करने वाली है? उन्नति को लोन प्रोवाइड करने वाली है. 5 लाख रुपीस का लोन है. रानी है अपनी क्रेडिटर, उन्नति है प्रिंसिपल डेटर. अभी ये वाले ट्रांजैक्शन में रानी एज अ क्रेडिटर सेज कि उन्नति तो किसी को तो एज अ श्योरिटी लेके आ. उन्नति ने श्योरिटी को मेरे को लेके आया, उन्नति मेरे को लेके आई एज अ श्योरिटी. बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअली ऐसा एग्रीमेंट है, देयर इज म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन द पार्टीज, दैट इज वन श्योरिटी इज नॉट इनफ. ये 5 लाख जैसा बड़ा अमाउंट है, मैम क्या पे कर पाएगी, ऐसे रानी बोली. सो वन श्योरिटी इज नॉट इनफ. तो कॉन्ट्रैक्ट के ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है. सो अलोंग विथ मी उनको और कोई श्योरिटी चाहिए, जैसे सोनाली मैम भी चाहिए श्योरिटी में. सो मैं प्लस सोनाली मैम जब तक दोनों को श्योरिटी ज्वाइन नहीं हो जाते तब तक क्या रानी लोन देने के लिए लाइबल है? नहीं. मैं तो आ गई, चलो मैं श्योरिटी देती हूँ, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? को श्योरिटी शुड ज्वाइन. तो जब तक को श्योरिटी ज्वाइन नहीं होता है तब तक क्या रानी इज लाइबल टू गिव लोन और गिव डेट टू द उन्नति? नो, शी इज नॉट लाइबल. If there is contract between the parties where co-surety should join, so until and unless co-surety does not join, the guarantee contract won't be valid. जैसे co-surety join होती है, क्या वो guarantee contract valid होता है? Yes. समझे क्या क्या फीचर्स है?
क्या पर्पज है, क्या कंसिडरेशन होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी होना चाहिए, को श्योरिटीज अगर ज्वाइन करना है, ऐसा आपका टर्म है, तो अनलेस एंड अनटिल को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड। क्या मिस रिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया तो वो वॉइड हो जाएगा? हाँ, इट विल बी वॉइड। जहां पे इट इज ड्यूटी ऑफ क्रेडिटर टू एक्सप्रेस द मटेरियल सर्कमस्टांसेस, वहां पे क्रेडिटर चुप रहा, तो वो केस में भी क्या माना जाएगा? कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। क्या गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना नेसेसरी है? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इट कैन बी रिटर्न और इट कैन बी इन वर्ड्स, बोथ द वे इट विल बी वैलिड इन नेचर। लिखाओ कि पढ़ाओ? लिखते हैं, चलो फीचर्स ही रहे, लिख लो। फीचर्स ऑफ द वैलिड गारंटी। मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी फीचर्स में, आई विल डिक्टेट, फटाफट लिखते जाओ। फीचर्स ऑफ द वैलिड गारंटी। प्रियंक, मैंने बोला था तू नोटबुक लेके आना, लेके नहीं आ? आई नीड टू चेक, बाकी सबका चेक किया, तेरा नोटबुक जब भी चेक करती हूँ तेरा घर पे रह जाता है नोटबुक। सो कल के बाद रोज लेके आना, मैं कभी भी चेक कर सकती हूँ। लिखो फीचर्स ऑफ वैलिड गारंटी। नंबर 1, पर्पस। ठीक है, नंबर 1 पर्पस, बोलूंगी भी, हाईलाइट भी करूंगी। लिखो द पर्पस ऑफ गारंटी। द पर्पस ऑफ गारंटी इज सिक्योरिटी ऑफ लोन। द पर्पस ऑफ गारंटी इज सिक्योरिटी ऑफ लोन। नंबर 2 फीचर लिखो, कंसिडरेशन। द पर्पस ऑफ गारंटी इज सिक्योरिटी ऑफ लोन। नंबर 2 कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। Guarantee contract without consideration is void. Guarantee without consideration is void. But देखो हाईलाइट किया हुआ है, रेफर कर लो। This will be your point number 1. This will be your point number 2. Guarantee without consideration is void, but there is no need of direct consideration between. There is no need of direct consideration between whom? Surety and creditor. There is no need of direct consideration between श्योरिटी एंड क्रेडिटर। नकुल किधर है? आज ऑनलाइन भी नहीं दिख रहा है। ऑनलाइन कौन है? सुयांश, प्रेरणा रोज रहते हैं। आर्या इज ऑनलाइन टुडे। कल अवनी ऑनलाइन थी क्या? ओके, सो कल के इसमें कोई डाउट है क्या? अवनी, ममता, ममता खंडेलवाल, आर यू न्यू स्टूडेंट और यू हैव न्यू ज्वाइन? चैट बॉक्स में बताओ, ओपन है चैट बॉक्स। ममता, okay, so from today you have joined? Okay, you have opt for online course or offline? ऑनलाइन, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझे, बेझिझक पूछना, ठीक है। जो मिस हुआ है वो कवर कर देंगे अपन, 4-5 यूनिट जो भी है। बहुत लोगों का मिस हुआ है तो सबका साथ में ही लेना है। चैट बॉक्स ओपन रहता है, आप डाउट पूछ सकते हो उसमें हमेशा। डन? नाउ ममता, वॉट एवर आई एम हाईलाइटिंग यू विल हैव टू राइट डाउन इन योर लॉ के नोट्स, ओके। लॉ के लिए यू विल हैव टू मेक अ नोटबुक और रजिस्टर, whatever is your convenience, but ज्यादा लगेंगे पेजेस, so 200 पेजेस would be good। और हम एक डिफरेंस के लिए नोटबुक बनाते हैं अलग से, सो आपको लॉ के लिए 2 नोटबुक बनाना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी में लिखो, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस whose परफॉर्मेंस इज गारंटेड, सच लाइबिलिटी शुड बी enforceable by law। There must be a promise whose performance is guaranteed. There must be a promise whose performance is guaranteed. Such liability
और promise must be enforceable by law. Hmm. A promise whose performance is guaranteed, there must be a promise whose performance is guaranteed, and such a promise must be enforceable by law. Done? Number 4, misrepresentation or concealment. Misrepresentation में point number 1 लिखना. When guarantee is obtained by misrepresentation, when guarantee is obtained by, लिख रहे हो ना? हाँ. When guarantee is obtained by misrepresentation concerning material part of the transaction, concerning material part of the transaction, then this guarantee will be invalid. Then this guarantee will be invalid. This guarantee will be invalid. If guarantee is obtained by misrepresentation concerning material part of the transaction, guarantee will be invalid. ये मैंने पॉइंट नंबर 2 डिक्टेट किया है. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर जो 2 है आपको एज इट इज लिखना है. ये होने के बाद नीचे के पॉइंट एज इट इज स्टार्ट राइट डाउन. फिफ्थ एंड सिक्स्थ. अभी तो कोई नहीं है ना क्लास में ऐसा कि जिसका नोटबुक कंप्लीटेड नहीं है, एक्सेप्ट सम न्यू. क्या इनकम्प्लीट है? अच्छा, कर लेना वो. एक्सेप्ट सम. अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स का भी कंप्लीट है पीछे? नहीं है, ठीक है. भूषण है ना? कल ही तो ज्वाइन हुआ है ना तू? ठीक है. तुम दोनों के कंप्लीटेड है? नहीं अभी तक, ठीक है. रोहन, चालू है कंप्लीशन. पीछे क्या चालू है? डन. हो गया क्या शौनक? नहीं, मत लिखो. देन है. हो गया इधर मुजम्मिल. टाइप्स
टाइप्स ऑफ गारंटीज, टाइप्स ऑफ गारंटी। इतना लिख के ध्यान दो इधर बोर्ड के पास, प्रोजेक्टर के पास। सभी लिख रहे हैं क्या? आप ऐसा भी लिख सकते हो ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटीज में, द गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ओनली बी if there is mutual agreement between the parties, then guarantee contract be only be valid when other surety joins. So we can ye rotate our words. Contract is not valid till the other person does not join. So contract will be valid when other person joins. ऐसा भी लिख सकते हो, वॉट एवर तुम लोगों को जो सही लगे, इजी लगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गारंटी। गारंटी के भी टाइप्स है, एक है स्पेसिफिक गारंटी और एक है कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर, सिर्फ उसके लिए। बी और सी का कोई डेट का ट्रांजैक्शन है, उसका गारंटी ए ने लिया, श्योरिटी। बी ने क्या किया, सी से 1 लाख रुपया उधार लिया, सी मतलब क्रेडिटर। बी ने सी से 1 लाख रुपया उधार लिया और वो 1 लाख रुपयों का गारंटी किसने दिया, मिस्टर ए ने दिया। तो मिस्टर ए कौन हो गए, श्योरिटी हो गए। सी मतलब क्रेडिटर, बी विल बी द प्रिंसिपल डेटर। सो क्या ए ने गारंटी ये 1 लाख रुपयों का ही दिया है? एक ट्रांजैक्शन है बी और सी के बीच में, देयर इज जस्ट वन ट्रांजैक्शन। 1 लाख रुपए का लोन देना है और वही लोन को रिपेमेंट करना है। तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन की या एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की अगर गारंटी कोई श्योरिटी ले ले तो उसे क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक गारंटी ट्रांजैक्शन। कितने मार्क्स है? 86। मस्त है, एकदम भारी, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे इतने सारे पेड़े, अरे बघ दीड झालाय, खूप झालं। चलो मस्त मस्त। पेड़े खाओगे क्या कोई? आ जाओ लेके जाओ, शर्मा मत, आ जाओ जल्दी जल्दी। हम्म, शर्विन पेड़े लेके खा लिया मैंने। प्रियांक पेड़े लेके जा, आजा। अरे बाप रे, प्रियांक डाइट पे। चलो सो एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए अगर गारंटी दिया है तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा स्पेसिफिक गारंटी का ट्रांजैक्शन। होता है ना। दूसरा है सिंगल, समझा? सिंगल समझता है बेटर, सच अच्छे से समझेगा। बहुत अच्छे से समझेगा। दूसरा कंटिन्यूइंग गारंटी, मतलब क्या है, सेम एग्जांपल, ए श्योरिटी है, बी डेटर है, सी क्रेडिटर है। सी ने बी को लोन दिया, ए क्या बोल रहा है, तू बी को 1 करोड़ तक का लोन दे, 1 करोड़ तक का लोन दे। पूरे के पूरे लोन की गारंटी कौन ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं। क्या 1 करोड़ साथ में दिया? नहीं, जैसे जैसे बी को जरूरत पड़ी, पहले 10 लाख लिया, फिर 50 लाख मंगवाया, फिर 40 लाख, ऐसे क्या 3 ट्रांजेक्शन हुए। कंटिन्यूइंग गारंटी इज द गारंटी विच इज गिवन फॉर मल्टीपल ट्रांजेक्शन बट अप टू स्पेसिफिक लिमिट, अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। क्या 1 करोड़ का लिमिट स्पेसिफाई करके दिया था? अगर ऐसे 10, 50, 40 और 50 लिया तो ऐसे करते करते टोटल 1.5 करोड़ हो गया, 1.5 CR। बट ए कितने के लिए लाइबल है? ए एज अ श्योरिटी विल लाइबल ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ 1 CR, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज दैट अमाउंट हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, दैट हैज बीन डिफाइंड। So continuing guarantee is a guarantee given for number of transaction but only up to certain limit.
एंड स्पेसिफिक गारंटी इज गिवन फॉर जस्ट वन ट्रांजेक्शन, तो लिमिट का कोई सवाल ही नहीं आता। स्पेसिफिक गारंटी में क्या 1 लाख रुपया बी ने वापस दे दिया, या फिर बी ने नहीं दिया, ए ने 1 लाख रुपया दे दिया, यहाँ पे क्या ए का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा? ए का लाइबिलिटी और द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल कम्स टू एन एंड व्हेन द लोन इज रीपेड, राइट? बट कंटिन्यू में liability of surety will continue until the specific amount, जो वो स्पेसिफिक अमाउंट है उसका कोटा पूरा नहीं हो जाता, तब तक क्या गारंटी चलती रहेगी? हाँ, चलती रहेगी। 10 लाख दे दिया तो क्या गारंटी खत्म होगी? नहीं, अगले 50 लाख बाकी है, अगले 40 लाख बाकी है। जब वो स्पेसिफिक लिमिट खत्म हो जाए या एक्सीड हो जाए तो क्या गारंटी खत्म हो जाएगी? हाँ, देन दैट टाइम गारंटी विल बी ओवर। समझ में आया? ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हम डिफरेंस तो देखेंगे। पहले आप लोग ही बोलो कि गारंटी भी देखा, इंडेमनिटी भी देखा। मैं एक बोलती हूँ डिफरेंस जो मेरे को याद आ रहा है, चलो आप लोग बोल दो। पार्टीज, नंबर ऑफ पार्टीज। इंडेमनी कौन से नाम बोल, मुझे क्या बोला जाता है कौन से पार्टी को? क्रेडिटर। और इधर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड को क्या इंडेमनिटी होल्डर भी बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। ओके, और क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? ट्राईपार्टिएट और ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नंबर, दैट इज द पार्टीज। ओके, और एनीथिंग एल्स? एग्जैक्टली, वेरी नाइस। हाँ, गारंटी में श्योरिटी इज लाइबल, बट इंडेमनिटी में प्रोमिसर इज होल एंड सोल लाइबल। कुछ भी हुआ तो भी उसको कौन गारंटी देने वाला है ना? सो प्रोमिसर विल बी होल एंड सोल लाइबल। वेरी नाइस। और देखो मत, देख तो मैं भी सकती हूँ, तुमको क्या लगता है वो बोलो, ये पॉइंट तो अपन देखेंगे। क्या कंडीशनल है? कैसे? अगर प्रिंसिपल डेटर पे ना कर पाए तो ही श्योरिटी का लाइबिलिटी अराइज होगा। बट क्या इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल है क्या? नहीं, गाड़ी तोड़ी है तो भर के देना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ कंपेंसेशन इज देयर। ओके, और क्या लगता है आप लोगों को, क्या कुछ डिफरेंस हो सकता है? क्या कुछ डिफरेंस हो सकता है? इतना ही, कुछ और नहीं है? एक पॉइंट है जो आप इजीली बता सकते हो, सोच नहीं रहे हो? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हमने गारंटी के टाइप्स देख लिए, स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग। ओके, क्या श्योरिटी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर सकता है? नहीं जाओ, मेरे को नहीं देना गारंटी, बोल सकता है। बट इधर प्रॉमिसर कैसे बोल सकता है कि जाओ मेरे को नहीं देना कंपेंसेशन? प्रॉमिसर कैन नॉट से दैट। ठीक है। सो नंबर ऑफ पार्टीज आपको पता है, इंडेमनिटी में 2 होते हैं और इसमें 3 होते हैं, ट्रिपार्टिएट। नेचर ऑफ लाइबिलिटी, क्या प्रॉमिसर मतलब जो इंडेमनीफायर है उसका लाइबिलिटी प्राइमरी है? प्राइमरी है, अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल क्यों? क्योंकि उसके बिहार पे कोई पे करने वाला ही नहीं, ही विल हैव टू पे होल एंड सोल। सो लाइबिलिटी इज प्राइमरी। बट गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या श्योरिटी का लाइबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है? सेकेंडरी मतलब नेक्स्ट, दूसरे प्लेस पे। कंडीशनल मतलब अगर डेटर पे ना करे तो ही, दैट इज नथिंग बट अ कंडीशन। सो इट इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। टाइम ऑफ लाइबिलिटी, अभी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में जैसे मैंने गाड़ी ली, किसी से उधार बोरो करके गाड़ी ली, मेरे को कंपेंसेशन ऐसे ही देना है क्या? अगर मैंने गाड़ी तोड़ी तो ही देना है? सो इट इज बेसिकली वी कैन से ऑन हैपनिंग ऑफ कॉन्टिजेंसी।
अगर कोई इवेंट हुआ अनसर्टन, या इवेंट हुआ या कॉन्टिंजेंट इवेंट हुआ, तो ही मुझे पैसा देना है। अगर मैंने वही कंडीशन में गाड़ी वापस दे दी, क्या मुझे जरूरत है पैसा देने की? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड. So the liability of indemnifier arise only when happening of any either of the contingencies, but liability arises only on the non-performance. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में भी अगर प्रिंसिपल डेटर ने उसका लाइबिलिटी परफॉर्म नहीं किया, तो कौन करेगा? तो करेगा श्योरिटी परफॉर्म. सो यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस के बाद श्योरिटी का लाइबिलिटी आएगा. इंडेमनीफायर need not act as the request of indemnity holder. जरूरत नहीं है रिक्वेस्ट पे काम करने की, बिकॉज देर इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. एक ने अगर लॉस किया है या एक की वजह से लॉस हुआ है, तो दूसरे पार्टी को कंपेंसेट करवा के देना पड़ेगा. देर इज नो रिक्वेस्ट इन्वॉल्व. बट क्या श्योरिटी को डेटर ही बुला के लेके आता है? सर मेरे को लोन चाहिए, बट सामने वाले लोन नहीं दे रहे, आप जरा देख लो. सो श्योरिटी विल ऑलवेज बी देयर एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर. नोबिता ने सुनियो के पापा को रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज आप मेरे लोन का गारंटी दे दो. तो क्या यहाँ पे रिक्वेस्ट इन्वॉल्व है? हाँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट इन्वॉल्व है गारंटी में. बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो ही पार्टीज है, दूसरा पार्टी रिक्वेस्ट इन्वॉल्व है क्या? देयर इज नो रिक्वेस्ट इन्वॉल्व. राइट टू सू थर्ड पार्टी इंडेमनीफायर. थर्ड पार्टी का अगर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में सवाल ही नहीं आता है, तो क्या थर्ड पार्टी को स्यू करने का आइदर ऑफ द पार्टीज के पास राइट रहेगा? ना ही इंडेमनीफायर ना ही इंडेमनीफाइड, है ना? क्या दोनों पार्टीज में से दोनों पार्टीज क्या किसी थर्ड पर्सन को स्यू कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं. बट गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है. श्योरिटी विल बी कंसिडर एज अ थर्ड पार्टी. कैन श्योरिटी स्यू? अगर श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर की तरह परफॉर्म किया है एंड फर्दर डेटर इज नॉट रेडी टू गिव और रीपे द लोन, कैन श्योरिटी स्यू द डेटर? डेफिनेटली ही कैन. पर्पस क्या है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का? पर्पस क्या है यश? गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है? यश बोलेगा. गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है सिक्योरिटी अगेंस्ट द डेट, और इंडेमनिटी का पर्पस टू कंपेंसेट अदर पार्टी फ्रॉम लॉसेस. अगर लॉस हुआ है तो नुकसान का भरपाई करके देंगे. कंपिटेंसी, क्या इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टीज कंपिटेंट होना जरूरी है? हाँ, इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड दोनों कंपिटेंट होना चाहिए. माइनर के साथ आप इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या फायदा? कल जाके नुकसान हुआ, माइनर भरपाई करके देगा क्या? नहीं देगा. सो बोथ पार्टी शुड बी कंपिटेंट, देन ओनली इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, है ना? बट गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर डेटर इनकम्पिटेंट तो चलेगा, चलेगा. बट श्योरिटी इनकम्पिटेंट हो तो नहीं चलेगा. If principal debtor is incompetent, contract will be still valid. But if surety is incompetent, contract will be completely void. समझा है कि मैं बोले जा रही हूं? समझ रहा है? अभी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी. श्योरिटी का लाइबिलिटी कितने तक लिमिट होगा? क्या श्योरिटी लाइबिलिटी को रिवोक कर सकता है क्या? ये सारा डिस्कशन करेंगे. Liability of surety will be co-extensive as that of the principal debtor. Co-extensive का मतलब होता है के तरह लगना. Likewise, if principal debtor, कल मैंने एक बात बोली थी, if principal debtor is unable to pay the loan का amount, if principal is unable to pay the loan amount, then surety will step into shoes of, है ना, प्रिंसिपल डेटर. अगर प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर का पैसा नहीं दिया, तो किसको देना पड़ेगा? श्योरिटी को. क्या श्योरिटी को वही सारे एक्टिविटीज करने पड़ेंगे जो कि प्रिंसिपल डेटर करता था या प्रिंसिपल डेटर ने किया होता? तो दैट इज नथिंग बट को एक्सटेंसिव. को एक्सटेंसिव का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, डिक्टो जो वर्ड अपन यूज करते हैं, दैट इज एक्सटेंसिव. जो प्रिंसिपल डेटर करता वो उसे मतलब श्योरिटी को करना पड़ रहा है, that is coextensive. That means surety will step into shoes of creditor. Sorry, surety will step into shoes of
Debtor. If debtor does not pay the loan, if debtor pays the loan, then श्योरिटी डजंट कम इन द पिक्चर, श्योरिटी का लाइबिलिटी उधर ही खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट इज, क्या श्योरिटी का लाइबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है? हाँ, सेकेंडरी मतलब बाद में आएगा, वो सेकेंड हाफ में एंट्री होगी श्योरिटी की. कंडीशनल क्यों? अगर पे नहीं किया तो, मगर अगर की बात है, इसके लिए इट इज कंडीशनल. When debtor cannot held liable on account of defect on document, the liability of surety also ceases. क्या हुआ कि डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी का एक क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ. बी लोन लेने वाला है क्रेडिटर से, श्योरिटी से. बी ने क्या बोला, देख लोन तो लेना है, लोन तो मैं दूंगा, श्योरिटी इज ऑल्सो देयर, मिस्टर ए इज ऑल्सो देयर, बट लोन लेने के लिए मेरे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मेरे कुछ प्री रिक्विजिट्स है. तुझे लोन लेने के लिए अलॉन्ग विथ श्योरिटी मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, हाइपोथिकेट करना पड़ेगा. बोले तेरी जो गाड़ी के पेपर है ना, गिरवी रख देना. अभी ए बी ने श्योरिटी को तो मैनेज कर लिया, श्योरिटी को तो कन्विंस कर लिया, बट जो गाड़ी के पेपर्स है, समहाउ गाड़ी उसके खुद के नाम पे नहीं थी, सो ही कुड नॉट मैनेज द पेपर. सो क्या अभी बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होएगा क्या? नहीं. और अगर बी और सी के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ए का क्या काम? ए विल सीज फ्रॉम द लाइबिलिटी. सीज मतलब बैन होना, बंद होना, खत्म होना. क्या सी ए का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा? हाँ, क्योंकि ए एज अ डेटर could not fulfill some conditions and due to which C could not give him a debt. And if that happened between creditor and principal debtor, the liability of surety will cease. खत्म हो जाएगा. बोलो. ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमें हर लोन में मॉर्गेज रखा, तो जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं, सो वहां पे मॉर्गेज भी रखा जाएगा, प्लस गारंटर को भी बोला जाएगा. सी इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस. अगर ये इमेजिन करो लोन का अमाउंट बड़ा रहेगा, लोन का अमाउंट ज्यादा रहेगा, तो सी ने क्या बोला, मेरे को सिक्योरिटी तो चाहिए, एज अ श्योरिटी तो चाहिए ही, बट मेरे को तेरा कुछ जैसे गाड़ी वाड़ी के पेपर्स भी चाहिए. सो अगर क्रेडिटर चाहे तो ऐसा कंडीशन रख सकता है, हाँ रख सकता है. बैंक चाहो तो ऐसा कंडीशन रख सकता है, रख सकता है. द रीजन बिहाइंड दैट इज द क्रेडिटेबिलिटी और क्रेडिट स्कोर ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट. क्रेडिट स्कोर का मतलब अभी आपको बाद में पता. एग्जैक्टली, रीपेमेंट कैपेसिटी यू कैन से. बैंक से लोन लेते तो क्या क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है? हाँ, कि पहले आपने लोन लिया है क्या, क्या पहला जो लोन लिया है वो विद इन टाइम रीपे किया है क्या. दिस काइंड ऑफ ऑडिटिंग इट डन बाय बैंक, है ना. तो दैट इज नथिंग बट चेकिंग द क्रेडिट स्कोर ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन. सो किसी पर्टिकुलर पर्सन का क्रेडिट स्कोर कम है तो क्या क्रेडिटर उसको गारंटर के साथ उसके पेपर भी मंगवाने बोल सकती? बोल सकती. नेक्स्ट इज, अ क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट श्योरिटी फर्स्ट. हाँ, ये न्यू पॉइंट है. अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी. सी सेम, बी ने सी से लोन लिया, गारंटर है अपना ए. लोन का जब रीपेमेंट का टाइम आता है तो क्या क्रेडिटर अपनी मर्जी से बोल सकता है प्रिंसिपल डेटर को कि आई एम डिस्चार्जिंग यू फ्रॉम द लाइबिलिटी, या एक काम कर तू मत पे कर, वो जो गारंटर है ना दैट पर्सन विल पे. क्या चाहो तो ऐसा क्रेडिटर बोल पाएगा? यस, क्रेडिटर विल हैव ऑप्शन. कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली लिखा हो कि क्रेडिटर चाहो तो पहले गारंटर से पैसा मांग सकता है, फिर तुम्हारा देख लेना, कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो उसका राइट एक्सरसाइज कर सकता है. इफ इट इज नॉट देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट, देन क्रेडिटर विल हैव टू आस्क द पेमेंट फ्रॉम द डेटर, एंड इफ डेटर कुड नॉट पे, देन श्योरिटी का लाइबिलिटी विल अराइज. that will depend upon the contractual obligations और that will depend upon the mutual agreement. अभी जैसे पार्टनरशिप का म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड. अभी किसी किसी पार्टनरशिप इसमें लिखा होता है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा, कहीं कहीं पे लिखा होता है पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगा, कहीं पे कमीशन मिलेगा लिखा होता है, कहीं पे नहीं होता है. तो दैट विल बी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसे पार्टीज क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे.
समझा? किसी को कोई डाउट आ रहा है? लिखते हैं, फिर एक बार गो थ्रू कर लेना, फिर डाउट हो तो फिर पूछ लेंगे। जो डिफरेंस है वो आपको, दैट विल बी योर होमवर्क। डिफरेंस विल बी योर होमवर्क, इट शुड बी रिटन इन योर डिफरेंस का नोटबुक। लिखो टाइप्स ऑफ गारंटी में नंबर 1 स्पेसिफिक। एक काम करे क्या, स्पेसिफिक और गारंटी ऐसे टेबुलर डिफरेंस फॉर्म में लिखे क्या, सो दैट यू कैन कंपेयर। एक काम करो, ऐसा डब्बा बनाओ, इधर स्पेसिफिक लिखो, क्या बोलते हैं तुम लोग, टेबल बनाओ, और इधर कंटिन्यूइंग। साथ में हो जाएगा, दोनों फास्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विल रीड यू कैन कंपेयर, है ना? लिखो। तुम तीनों इतने ऐसे चिपक चिपक के बैठे हो, जमता है? बेंच नंबर 2 जमता है? मतलब देर इज नो गैप ना इसके लिए, कंफर्टेबल इन राइटिंग। इतना ऐसे डब्बा बना लो, देन आई विल डिक्टेट पॉइंट्स। फिर स्पेसिफिक में लिखो नंबर 1, गारंटी विच एक्सटेंड टू, गारंटी एक्सटेंड टू सिंगल डेट, गारंटी एक्सटेंड टू सिंगल डेट। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया था। नंबर 2 पॉइंट लिखो, स्पेसिफिक के लिख लेंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक का लिखो, गारंटी एक्सटेंड टू सिंगल डेट, गारंटी एक्सटेंड टू सिंगल डेट, इतना ही लिखना है बस। फिर कंटिन्यूइंग में लिखो, गारंटी एक्सटेंड टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, गारंटी एक्सटेंड टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। अभी स्पेसिफिक में लिखो, श्योरिटीज लाइबिलिटी विल बी ओवर, surety liabilities will be over, sureties liability will be over when specific transaction, when specific transaction is performed, is duly performed, लिखो specific transaction is duly performed, DULY। कंटिन्यूइंग में लिखो, श्योर इधर के साइड अभी, श्योरिटीज लाइबिलिटी विल कंटिन्यू अंटिल, surety's liability will continue until the revocation of the guarantee, revocation of guarantee or revocation of guarantee or till specific number of transactions, or till specific number of transactions, transactions। लिख लो। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक पूछना था कि कल किसने किसकी गाड़ी ली थी? प्रीति ने कबीर सिंह की गाड़ी ली थी। कबीर सिंह ने पहले ही बोल के रखा था, एक्सप्रेस था, ना बोलना होता तो भी भर के देना पड़ता था, बट एक्सप्रेस था क्योंकि नई गाड़ी थी। बोले जो भी खराब किया, गाड़ी तोड़ी टूटी स्क्रैच आया डैमेज हुआ, यू विल हैव टू कंपेंसेट मी, दैट इज इंडemnification। बट प्रीति को एग्जाम जाना था, एग्जाम जाना था, और उसने गाड़ी पार्क की नीचे पार्किंग में, और एग्जाम हॉल चली गई पेपर देने। साइड में एक डैम था, डैम था साइड में, और बहुत ही जोरों से बारिश होने लगी, उसके वजह से वो डैम फूट गया, और वो डैम का पानी पूरा आ गया इधर रोड पे पार्किंग में,
और प्रीति की बाकी गाड़ियों के साथ प्रीति ने जो गाड़ी पार्क की थी जिसका ओनर कबीर सिंह था, वो गाड़ी भी बह के चली गई, किधर बह के स्टॉप हो गई, टूट गई, मतलब डैमेज हो गया। अभी बताओ प्रीति क्या कंपेंसेट करके देगी क्या? वाई? नेचुरल है, एक्ट ऑफ गॉड है। या प्रीति ने कहीं गाड़ी पार्क की, ऊपर काम चल रहा है ब्रिज का, भूकंप आ गया, ब्रिज ही टूट गया, गाड़ी पे गिर गया, गाड़ी की सत्यानाश हो गया। अभी क्या प्रीति पे करेगी क्या कबीर सिंह को? नो। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में किसी पार्टी के हाथ से नुकसान हुआ है तो कंपेंसेट करके देना बनता है। बट if it is act of God or the loss is due to any other natural calamity, then that person, that is indemnifier, is not liable to pay. जरूरत नहीं है पे करने की, क्योंकि ये क्या है? एक्ट ऑफ गॉड है। समझा? ये पॉइंट लिखना मेरा बताना रह गया था आपको, और उसको एक लिख के भी लेंगे, एक नोट लिख के ले लेंगे, है ना? एक्सेप्शन, अभी वी कैन से एक्सेप्शन ऑल्सो, या फिर वी कैन से कि जब एक्ट ऑफ गॉड हो तो नो पार्टी इज लाइबल टू कंपेंसेट, दैट इज इंडेमनिफायर। लिखो, मार्जिन में कहीं लिख लो जहां जगह है इंडेमनिफाई के आजू बाजू। व्हेन इट इज एक्ट ऑफ गॉड, व्हेन इट इज एक्ट ऑफ गॉड और एनी अदर नेचुरल कैलेमिटी, लिखो हर्ष। व्हेन इट इज एक्ट ऑफ गॉड, जगह कहीं नहीं होगी, मार्जिन में भी लिख सकते हो। व्हेन इट इज एक्ट ऑफ गॉड, when the loss is due to act of God, when the loss is due to act of God or any other natural calamity, when the loss is due to act of God or any other natural calamity, then indemnifier is not liable to compensate the loss. Then indemnifier is not liable to compensate the loss. अच्छा, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी भी रह गया है ना लिखना, 4 है। बस दो ही थे, दो ही टाइप्स की गारंटी है, आइदर स्पेसिफिक या फिर कंटिन्यू, दो ही पॉइंट है, हो गया। लिखो, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। नंबर 1, पीछे के लाइट लगा हुआ है रानी, पीछे के लाइट लगा तो तुम लोगों को लिखते वक्त दिखता है क्या? लाइट्स तुम लोगों के साइड के सब ऑन होने चाहिए। थिएटर में नहीं बैठे हो अंधेरा करके बैठने को। हाँ, और सिर्फ यहाँ बैठा जो पर्सन है उसका जिम्मेदारी नहीं है, सब लोग आते जाते टीम वर्क है, कोई भी लाइट्स ऑन कर सकता है। नंबर 1, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। द लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटी, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी is coextensive with that of the principal debtor. Coextensive with that of the principal debtor. अभी coextensive को हाईलाइट कर दो और उसके आगे लाइन, उसके आगे लिखो that is on failure of repayment by the debtor, on failure of repayment of loan, on failure of repayment of loan by principal debtor, on failure of loan by the principal debtor, surety will step into shoes of principal debtor. On failure of repayment of loan by the principal debtor, surety will step into, शौनक क्यों नहीं लिख रहा है?
पॉइंट मिस हो गया, पहला ही तो पॉइंट है. श्योरिटी विल स्टेप इनटू शूज ऑफ, श्योरिटी विल स्टेप इनटू शूज ऑफ whom? प्रिंसिपल डेटर. मैंने पॉइंट नंबर 2 भी बता दिया एक्चुअली आपको. नंबर 2 लिखो, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल. लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल. Liability of surety is secondary and conditional. Number 3, when debtor is not liable, when debtor is not liable on account of some defect, debtor is not liable on account of some defect in document, that if the debtor is not liable on account of defect in the document, surety's liability will also cease. Surety's liability will also cease. क्रेडिटर में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नंबर 4, क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट श्योरिटी फर्स्ट. क्रेडिटर के पास ऑप्शन होता है, क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट श्योरिटी फर्स्ट, कॉमा अनलेस अदरवाइज एग्रीड. अनलेस अदरवाइज एग्रीड मतलब क्रेडिटर बोल सकता है श्योरिटी को पैसा देने के लिए पहले, बट अगर बाकी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ना हो तो नहीं भी बोल सकता है. दैट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट. अनलेस अदरवाइज एग्रीड मतलब एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. Liability of two person primarily liable, not affected by arrangement between them, that one shall be surety on others default. नहीं बोल रही हूँ, लिखो मत. अभी सपोज, अभी सपोज दो लोग हैं, ए और बी, ओके, और ये है सी. अभी क्या है, ए और बी के बीच में एक पर्सनल पर्सनल और वी कैन से म्यूचुअल अरेंजमेंट है, म्यूचुअल अग्रीमेंट है. बोले सी से तो लोन लेंगे, सी से लोन लेंगे 2 लाख रुपयों का, सी से लोन लेंगे 2 लाख रुपयों का. जब रीपेमेंट की बारी आती है, जब लोन का रीपेमेंट की बारी आती है, तो बी ए को क्या बोलता है, देख तू अगर रीपे ना कर पाया 2 लाख तो मैं रीपे करूंगा. तो क्या ए का और बी का पर्सनल अरेंजमेंट है कि लोन तो ले लिया बट पहले रीपे कौन करेगा, ए. एंड इफ ए कुड नॉट रीपे द अमाउंट, या फिर ए अगर रीपे करने से फॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट किया ए ने अगर लोन रीपे करने से, तो क्या बी का लायबिलिटी अराइज होगा. हाँ, तो बी का लायबिलिटी अराइज होगा. आपको नहीं लगता ये ए और बी के बीच में म्यूचुअल अरेंजमेंट है, तूने नहीं दिया तो मैं दूंगा, मैंने नहीं दिया तो तू देगा, है ना. दिस काइंड ऑफ म्यूचुअल अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टीज. बट इससे क्या सी को कोई फर्क पड़ेगा? सी बोलेगा तुम कुछ भी करो, मेरे को मेरा 2 लाख रुपया दो. दे, सी ने लोन तो दे दिया, सी ने लोन तो दे दिया, बट लोन का रीपेमेंट के टाइम पे इनका म्यूचुअल अग्रीमेंट है. बी बोल रहा है देख ए पहले तू दे, नहीं दे पाया तो मैं दूंगा लोन. दिस काइंड ऑफ अग्रीमेंट और अरेंजमेंट इज देयर. सी को उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, आइदर ए डिफॉल्ट करो लोन में और बी डिफॉल्ट करो लोन में, क्या सी को उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? इनके बीच में के अगर पार्टीज के बीच में कोई म्यूचुअल अरेंजमेंट है, that on default of one person another will pay, or default of another vice versa, but other party as a creditor will have no interest in the arrangement of the parties. अल्टीमेटली सी को किससे मतलब है, उसको मिलने वाले रीपेमेंट से या पैसों से. यही बोला है उन्होंने, बहुत डेंजर घुमा फिरा के बोला है. Where two person contract with third person to undertake certain liability. कितने की थी, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी. 2 पर्सन मतलब कौन, ए और बी. क्रेडिटर कौन है, सी. एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर,
क्या इन दोनों के बीच में आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ है, आपस में देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वन ऑफ देम शैल बी लाइबल ऑन द डिफॉल्ट ऑफ अदर। मतलब अगर ए ने रीपेमेंट का डिफॉल्ट किया या ए कुड नॉट रीपे द लोन, देन बी इज लाइबिलिटी वुड अराइज। ये इन दोनों के बीच की बात है, आपस की बात है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है। डिफॉल्ट ऑफ द अदर, द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग पार्टी टू सच अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी इन दोनों की जो बातचीत हुई है, क्या सी को पता है? सी हैव नो कंसर्न विद दैट। So C is a third person and he is not being aware of the mutual agreement between A and B, or he is not being part of the contract between A and B. The liability of each two person to the third person under the first contract is not affected by existence of second contract. मतलब क्या, ये जो इनके बीच में का पहला कॉन्ट्रैक्ट है प्राइमरी, क्या इसको अफेक्ट करेगा 2 लाख रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट? इट वोंट अफेक्ट द 2 लाख रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट। अल्टीमेटली आइदर ए और बी विल हैव टू पे टोटल लोन का अमाउंट टू मिस्टर क्रेडिटर, दैट इज मिस्टर सी। सो क्रेडिटर को उनके म्यूचुअल अरेंजमेंट से या उनका जो भी प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट अलग मानेंगे और ये 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अलग मानेंगे, है ना। इनके बीच में का तो इम्प्लाइड है, बट उन्होंने इम्प्लाइड है बट एक्सप्रेसली क्या बोला, देख पहले तू पे कर, तू नहीं पे कर पाया तो मैं। जैसे अपने को कोई परमिशन वगैरह चाहिए होती है कोई टीचर से या पेरेंट्स से, तो अपन कैसे भाई बहनों को आगे करते, जा जा तू, मैं हूं तेरे साथ, पहले देख तू देख ले, अगर तेरे को मार पड़ी तो मैं, फिर मैं देखता हूँ। So this kind of agreement is between the parties. Although such third person may have aware of the existence, थर्ड पर्सन को उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता हो या ना पता हो, थर्ड पर्सन को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। थर्ड पर्सन विल बी कंसर्न अबाउट द मनी और द रीपेमेंट और द सेकेंड ट्रांजेक्शन बिटवीन ए बी एंड सी। सी विल कंसिडर ए बी एज अ सिंगल इंडिविजुअल, एज वन पार्टी, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ेगा। कल जाके ए बी आके उसको लोन का रीपेमेंट करे या ए बी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आके लोन का रीपेमेंट करे, फर्क किससे है? लोन के रीपेमेंट से। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? ये ऐसा पढ़ते थे तो कितना ट्रिकी था, घुमा फिरा के कुछ भी बोला है, कुछ भी बोला है। आपको वो इसका जॉइंट जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट पता है ना, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ये वही तो है। इफ पार्टीज जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट, सो पार्टीज विल बी लाइबल आइदर जॉइंटली और सेवरली। आप जॉइंटली भी लाइबल हो सकते हो, सेवरली भी लाइबल हो सकते हो, तो इसके लिए आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। दीज विल बी द इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। सी को उससे पता हो या ना पता हो, उससे मतलब ही नहीं है, तो ये जॉइंट एंड सेवरल वाला आ जाएगा। बट यहाँ पे स्पेशली क्या बोला है कि एक के डिफॉल्ट पे दूसरा पे करेगा या दूसरे के डिफॉल्ट पे पहला पे करेगा, ऐसा उनका एग्रीमेंट है। एक्नॉलेजमेंट मतलब so that won't be guarantee contract. Yeah, that will be acknowledgement contract. In any acknowledgement or estoppel contract, the person is liable for the particular transaction. उसने अगर एक्नॉलेज किया है, दिखाया है एज इफ कि ही इज पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, और तुम्हारे दिखाने की वजह से क्रेडिटर ने लोन अप्रूव कर दिया, बोले बहुत बड़ा आदमी है, बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, लोन तो रीपे कर देगा ही, तो अगर ऐसा एक्नॉलेजमेंट है तो देन यू विल बी लाइबल टू द creditor for this transaction. But further, will you recover the amount from the debtor? That will be implied between the parties. Yes. वो insolvent हो गया, so then you will be liable to recover only up to extent of his property. That too if something is recoverable, otherwise no. हाँ, समझा ये पॉइंट? अभी मुझे बताओ, टेल मी, आपके दिमाग से बताओ कि कौन से केसेस ऐसे होंगे जहां पे श्योरिटी का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, श्योरिटी का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, रिवोक। हाँ बोलो क्या हो सकता है?
जहां करेक्ट, प्रिंसिपल डेटर ने खुद ही अगर डेट पे ऑफ कर दिया तो श्योरिटी की कोई जरूरत ही नहीं है, सो द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल गेट ओवर। और रिवोकेशन, अगर श्योरिटी ने खुद ही बोला कि नहीं बाबा मेरे को नहीं बनना है गारंटर, गलती हो गई मेरे गारंटी बन के गारंटी देके, सो ये केस में क्या वो चाहो तो रिवोक कर सकता है, हाँ कोई बाइंडिंग थोड़ी है, बट रिवोक करने से पहले नोटिस देना पड़ेगा, मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, और क्या केस है, अगर डेटर और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है एंड इफ देयर इज मिस रिप्रेजेंटेशन टुवर्ड्स श्योरिटी, तो क्या अल्टीमेटली श्योरिटी का लाइबिलिटी विल गेट ओवर, क्योंकि डेटर और क्रेडिटर मिलकर झोल कर रहे हैं श्योरिटी से पैसा लूटने के लिए, सो इन दैट केस ऑल्सो श्योरिटीज लाइबिलिटी विल ओवर। अगर कोई कंडीशन टू द कॉन्ट्रैक्ट है और श्योरिटी इज अनअवेयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशन टू द कॉन्ट्रैक्ट, देन द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल ओवर। जैसे कंडीशन था 5,000 का लोन लेने की, आपने 15,000 का लोन लिया, श्योरिटी लाइबल है क्या 15,000 के लिए? नहीं, श्योरिटी को तो 5 की बात पता थी, सो ही विल बी लाइबल ओनली अप टू दैट अमाउंट और लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल गेट ओवर। अगर कंटिन्यूइंग ट्रांजैक्शन है एंड श्योरिटी हैड गिवन गारंटी टिल 1 CR, व्हाट इफ ट्रांजैक्शन एक्सीड्स, then liability of surety will get revoked till the specified limit. देखो, ऑन रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, रिवोक कर दिया, खुद ही रिवोक कर दिया या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही रिवोक हो गया, तो श्योरिटी इज नॉट लाइबल बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। कैसे? क्रेडिटर ने क्रेडिटर ने ट्रांजैक्शन प्रोसीड नहीं किया तो इन दैट केस श्योरिटी का लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। और ऑन इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, these are the three modes where contract of guarantee will get discharged। उसके भी सब पॉइंट है। अभी रिवोकेशन कैसे होगा? रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बाय नोटिस, अगर गारंटर चाहे तो नोटिस दे के कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकता है। क्या हुआ, सागरिका जो है बर्थडे रिसेंटली किसका हुआ? सिया का ही हुआ ना, उसके बाद किसका हुआ? तो सागरिका क्या कर रही थी, सिया को बहुत टाइम से बर्थडे पार्टी मांग रही थी, अरे बर्थडे हुआ पार्टी नहीं दी, तो उसके साथ साथ सारे सब लोग फ्रेंड्स जो है उसके, सब लोग फ्रेंड्स उसको पार्टी मांगने लग गए, तो सिया ने बोला चलो अभी आज मन पे ले ही लेते हैं, सबको आज पार्टी दिया जाए, सबको पार्टी दिया जाए। तो सिया हैज डिसाइडेड टू गिव ट्रीट टू ऑल द फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे मैं ऑल फ्रेंड्स लिख देती हूँ। सिया ने डिसाइड किया सारे फ्रेंड्स को क्या करना है, ट्रीट देना है, पार्टी देना है, ट्रीट देना है। सिया बोले क्या खाओगे, सब लोग बोले पानी पूरी वगैरह खाएंगे हम लोग, तो पानी पूरी का ऐसे उनका बातचीत हुआ। सो सिया लेके गई एक पानी पूरी वाले के पास या पानी पूरी वाले के पास, जो भी होगा, सारे फ्रेंड्स को वो पानी पूरी वाले के पास लेके गई, और पानी पूरी वाला जो बंदा है उन्होंने सिया के पास देखा, बोले, और सारे फ्रेंड्स के पास देखा, बोले मैं पानी पूरी तभी दूंगा या पानी पूरी तभी प्रोवाइड करूंगा जब कोई गारंटर हो, अगर सिया ने पैसा नहीं दिया तो कौन पैसा देगा? सो इमेजिन दैट सिया इज ऑल्सो मेजर। तो आवनी बोली चलो भैया अगर सिया ने पैसा नहीं दिया तो आप मेरे से पैसा ले लेना, या फिर सिया ने अवनी को कन्विंस किया टू बी अ गारंटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट में अल्टीमेटली श्योरिटी कौन है? अवनी है। सिया क्या कर रही है, ट्रीट दे रही है फ्रेंड्स को, है ना। तो ये केस में क्रेडिटर हुआ वैसे पानीपुरी वाला, तो ये केस में चालू हो गए सब लोग पानीपुरी खाने, बात पानीपुरी की हुई थी और अवनी ने पानीपुरी के लिए श्योरिटी दी थी, पानीपुरी के लिए गारंटी दी थी, बट अभी सब लोग जो है जो टूट के पड़ गए, ये जो शौनक है पानीपुरी के साथ साथ दही पूरी भेलपुरी खाने लगा,
बात तो पानीपुरी की हुई थी। फिर हर्ष जो है पानी पूरी की प्लेटें पे प्लेटें खा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बोले अब 3-4 दिन का कोटा आज ही खत्म कर दूंगा। यश तो पैक करके 2-4 घर पे लेने का प्लान बना लिया। सो ये तुम लोग बंद ही नहीं हो रहे हो। अम्मी देख के डर गई, बोले अरे बाप रे ये तो मुश्किल हो गया, गारंटी दी थी मैंने लेकिन मुश्किल हो गया अभी। तो अभी तक सारे फ्रेंड्स ने मिलके 10,000 का बिल बना दिया था। हाँ 10,000। अभी तक तुम सबने मिलके खा खा के 10,000 का बिल बना दिया था। क्या? नहीं उसके पास बहुत स्टॉक है। सो 10,000 का बिल अभी खत्म बना लिया था। एक अच्छी शॉप, अभी दही पूरी रगड़ा पूरी सब मिलता है, भेल पूरी, तो स्टॉक तो होगा ही ना। सो 10,000 का स्टॉक है, कोई आगे पीछे नहीं देख रहा है, चालू है अपना सबका अपनी अपनी फेवरेट चीजें खाने का। जैसे 10,000 रुपए तक बिल हुआ, अवनी से अवनी बोली कि वेट 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 एवरीबडी स्टॉप। अवनी ने बोला 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लो। अवनी सेज कि आई वॉज गारंटर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट बट नाउ आई वॉन्ट टू I want to revoke the contract and I just want to enjoy the pani puris. I don't want to take the burden of the pani puri ke price. So she said, कि sir, yeah, she said, Sia, I want to revoke my guarantee. मैंने जो आपको गारंटी दिया था ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मैं इसको रिवोक कर रही हूँ। मैं अपनी ऑब्लिगेशन से क्या होना चाहती हूँ, डिस्चार्ज होना चाहती हूँ। कब बोला? 10,000 का बिल हो चुका था तब बोला। अभी इतना उसने बोला, बाद में सब लोग फिर से शुरू हो गए। उसके बाद 20,000 का बिल हुआ, टोटल 30 का हुआ। कितने के बिल पे गारंटी रिवोक की थी? 10 के। सो श्योरिटी विल लाइबल ओनली अप टू 10,000। जब तक श्योरिटी नोटिस देता है, क्या तब तक के ट्रांजेक्शन के लिए श्योरिटी लाइबल है? हाँ, तब तक के ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब अप टू 10,000 अवनी विल बी लाइबल। उसने नोटिस देने के बाद की जो भी चीजें हुई है उसके लिए अवनी विल नॉट बी लाइबल बिकॉज शी हैज रिवोक्ड हर गारंटी। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस। देखो स्पेसिफिक गारंटी तो आप रिवोक कर दोगे तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा ना। कंटिन्यूइंग गारंटी को आप एक टाइम के बाद या इन बिटवीन क्या रिवोक कर सकते हो। हाँ, बट आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। तो टिल द डेट ऑफ नोटिस श्योरिटी विल बी लाइबल, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट आफ्टर notice is given, surety will be liable, he won't be liable. The continuing guarantee may at any time be revoked by the surety for future transaction. अभी तक जो हो चुका है उसको कुछ नहीं कर सकते, बट क्या फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल है? हाँ, बाय नोटिस टू क्रेडिटर। कौन है? पानीपुरी वाले को नोटिस दे दिया, देखो अभी इसके बाद तो मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ, आपको पानीपुरी सर्व करना है नहीं करना है आपकी देख लो, आई एम नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्दर। सो ये ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या कलर? सो ये फ्यूचर ट्रांजेक्शन के बारे में श्योरिटी को किसको नोटिस देना पड़ेगा? क्रेडिटर को। श्योरिटी विल हैव टू गिव नोटिस अबाउट रिवोकेशन फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन टू creditor. Once the guarantee is revoked, surety is not liable for the future transaction. However, surety will be liable for the transaction that had happened before the notice is given. 10,000 का फटका पड़ गया उसको, उसके लिए वो लाइबल है, बट देन 10,000 के बाद का जो भी हुआ बिल, क्या वो लाइबल है? नहीं। अवनी को किसको नोटिस देना पड़ेगा? श्योरिटी का क्रेडिटर को नोटिस देना पड़ेगा। हैव यू अंडरस्टूड द केस? रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस। स्पेशल गारंटी के केस में क्या होगा? ओनली इफ द लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर इज नॉट अक्रूड, है ना। स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिवोक्ड ओनली इफ द प्रिंसिपल डेटर्स, मतलब क्या है? 1 लाख के ट्रांजेक्शन का गारंटी दे दिया, मैं मिस्टर ए हूं,
और मिस्टर ए श्योरिटी है, उसने बी और सी के ट्रांजैक्शन का गारंटी दिया। ये गारंटी कब तक रिवोक हो सकता है? जब तक प्रिंसिपल डेटर परफॉर्म ना करे। एक बार प्रिंसिपल डेटर ने परफॉर्म कर दिया, क्या क्रेडिटर ने एक बार लोन दे दिया तो क्या रिवोक होएगा? क्या नहीं होगा, पहले ही बोलना पड़ेगा तभी जाके रिवोक होगा। इन बिटवीन रिवोक नहीं हो सकता है, क्योंकि दैट इज जस्ट अ सिंगल ट्रांजेक्शन इसके लिए। बट कंटिन्यूइंग में क्या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन रहते हैं? हाँ, और सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के केस में हम बीच में से ही नोटिस देके रिवोक कर सकते हैं। देन रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग की बात करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक में तो पहले रिवोक करना पड़ेगा। बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी मर गया तो, श्योरिटी का डेथ हो गया तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी खत्म हो जाएगा ना। ए श्योरिटी है, बी डेटर है, सी क्रेडिटर है। बोलती हूँ, डाउट समझा? मुझे समझा समझा समझा, ओके, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। पॉइंट के बाद डाउट्स पूछा करो, मतलब आधी चीजें मैं ही कर देती हूँ एक्सप्लेन, है ना? वही था ना डाउट जो मैंने समझा, ओके। सो क्या है, ये कंटिन्यूइंग ट्रांजेक्शन है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है। बोले कि 10 लाख रुपए तक, ए बोला मैं 10 लाख रुपए तक गारंटी दूंगा, ओके। अभी बी ने पहला लोन उठाया 1 लाख का, दूसरा लोन उठाया 3 लाख का, तीसरा लोन उठाया 6 लाख का, हो गए 10 लाख। क्या पूरे के पूरे 10 लाख के लिए ये लाइबल था? हाँ, क्योंकि इट इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। अभी 2 लोन हो गए, बी ने 2 लोन उठा लिए, 1 लाख का और 3 लाख का। अभी तक कितना लोन लिया है, डेट लिया है? 4 लाख का लिया है डेट। नाउ ए, ए का हो गया, अभी 4 लाख का डेट तो बी ने उठा लिया, उसके बाद ए का हो गया डेथ, ड्यू टू सम एक्सीडेंट ए डाइड, ए का डेथ हो गया। अभी क्या फर्दर ट्रांजैक्शंस के लिए, मतलब फर्दर कितना रहा? 6 लाख के लिए क्या ए लाइबल होगा? नहीं होगा, ए वोंट बी लाइबल। बट 4 लाख रुपए मर गया, किससे वसूल करे? भूत से तो नहीं कर सकते उसके। फिर वी विल रिकवर द 4 लाख रुपीज का गारंटी अमाउंट फ्रॉम देयर हुज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। legal representative, of course legal representative will give the loan ka amount from the asset of the Mr. A. So ultimately श्योरिटी के डेथ के बाद के ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी इज नॉट लाइबल, बट टिल द डेथ ऑफ श्योरिटी, टिल द डेथ ऑफ श्योरिटी जो ट्रांजैक्शन हुआ है पहले, क्या उसके लिए श्योरिटी इज लाइबल? हाँ। देन अभी मरने के बाद कौन देगा? श्योरिटीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वुड बी लाइबल इन दैट केस। बोलो। So surety is legal representative. I am not personally to pay the amount from his pocket. Legal representative will also pay the amount from the liability, from the estate of the, and suppose the estate is less, 3 लाख की estate है, so then 3 लाख would only be recoverable. कहाँ से लाएंगे ना ज्यादा पैसा? It is not recoverable. In the absence of contract to the contrary, death operates as a revocation of the continuing guarantee. Death हो गया, आगे की guarantee revoke हो जाएगी. For future transaction takes place after death. However, surety's estate remains liable for the past transactions which have already taken by the death. And if estate is less than the amount, then only up to the estate that will be liable. Understood? By novation, novation का मतलब बता दो पहले मुझे. पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट, okay, so when original contract is discharged and fresh contract is formed in that place, है ना, that is nothing but novation. मैं गई थी आईफोन लेने, आईफोन आई हैव फिक्स्ड, but due to some reason I could not take the iPhone, so with the same dealer or maybe with any other dealer I have a contract to buy एंड्रॉइड फोन. सो क्या मैंने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करके या फिर रिप्लेस करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया? क्या डाउट है क्या गौरव? हाँ, रिप्लेस करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया, दैट इज नथिंग बट द नोवेशन. बट श्योरिटी ने, मैंने लिए गए, लेट्स से मैं आईफोन लेने वाली थी, इसके लिए मुझे
मेरे आईफोन का गारंटी गौरव ने दिया, मैम अगर आप पे नहीं करोगे तो मैं पे कर दूंगा। सो गौरव श्योरिटी बन गया, मैं डेटर बन गई, शॉपकीपर क्रेडिटर बन गया। बट गौरव ने किसका गारंटी दिया था? आईफोन का, है ना? आईफोन का गारंटी दिया था। अभी अगर मैं आईफोन नहीं ले रही हूँ और मैं एंड्रॉइड फोन ले रही हूँ, तो क्या गौरव इज लाइबल टू पे फॉर दैट अमाउंट? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड। सो श्योरिटी इज लाइबल ओनली जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने क्या किया था, डील किया था, अदरवाइज ही वोंट बी लाइबल। हाँ चलो लिखो अभी, लिखते हैं ना अभी, क्या बस पढ़ाना बस। मैं भी वही सोच रही हूँ आपको कैसे समझाऊं। चलो एक स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लो। व्हेन 2% कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पर्सन। अभी सब लोग मेरे पास लास्ट के 10 मिनट में गुस्से से देखना चालू हो जाएंगे। व्हेन 2% कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पर्सन टू अंडरटेक सर्टन लाइबिलिटी। When 2% contract with third person to undertake certain liability। अभी और कौन से म्यूजिकल फॉर्म में बोलूं? and also and also they contract with each other, they contract with each other that one of them that one of them that one of them shall be liable, one of them shall be liable on default of another। another then the liability of two persons then the liability of two persons liability of two persons will not be affected by existence of second contract। ये ऐसा ड्राफ्ट कर लो, एग्जाम्पल सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल ड्राफ्ट कर लो और उसमें लिखो कॉन्ट्रैक्ट वन बिटवीन ए एंड बी, कॉन्ट्रैक्ट टू बिटवीन ए बी एंड सी। उसके बाद लिखो इट इज नॉट अफेक्टेड, it is not affected by A and B's mutual contract। देखो थोड़ा हैंडराइटिंग देखने का ट्राई करो, समझने का ट्राई करो। कौन समझ सकता है? प्रियांक? नहीं मेरी अच्छी है, अब बट अभी मैंने फास्ट लिखा। ए बी सी ड्राफ्ट कर लो और कॉन्ट्रैक्ट वन कॉन्ट्रैक्ट टू ऐसे लिखो, कॉन्ट्रैक्ट टू के आगे उतना लिखो, हो गया? नहीं, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ए एंड बीज म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। हाथ पेन हाथ में ही रहने दो। 4 मिनट बाकी है ना? अरे जितना पढ़ाया, आपको दोपहर में भूख लगती है, सवेरे भूख लगती है, जन्मों के भूखे पैसे हो क्या? जन्मों के भूखे पैसे लगते हो। अभी तो पानी पूरी खाई। चलो हो गया, लिखो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में ए लिखो डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन।
डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में ए लिखना है, फिर ए के सब पॉइंट है. डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन. डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन. मोड्स ऑफ डिस्चार्ज में नंबर 1 मोड है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में. डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी लिखो, उसमें ए लिखो डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन. ए क्यों बोला मैंने लिखने के लिए, क्योंकि रिवोकेशन से डिस्चार्ज होती है अलग अलग. अभी ए में लिखो A1, ए में लिखो A1, A2, A3 ऐसे लिखेंगे. A1 रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस. रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस. If creditor gives notice to, if surety gives notice to, if surety gives notice to creditor about the revocation of guarantee, about the revocation of guarantee, then surety's liability will be guarantee, then surety's liability will be revoked as to future transactions. As to future transaction मतलब क्या past transaction के लिए surety is liable? Yes. Till the date of notice he will be liable. उसमें पॉइंट नंबर 2 है, मतलब उसमें ही कंटिन्यू करो. स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिवोक्ड ओनली इफ फ्यूचर ट्रांजैक्शन. श्योरिटी विल नॉट बी लाइबल. नॉट बी लाइबल रिवोक करने के बाद कैसे लाइबल रहेगा. सेकेंड पॉइंट लिखो, स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिवोक्ड ओनली इफ, specific guarantee can be revoked only if principal debtor has not accrued. If the liability of principal debtor has not accrued. If the liability of principal debtor has not accrued. देखो आज का आज क्यों लिखवा रही हूं, आपको अंडरस्टैंडिंग में बेटर रहता है इसके लिए. ऐसे ही है, आप बोलते हो बट आई हैव एक्सपीरियंस. लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर हैज नॉट अक्रूड. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. दो ही पॉइंट है, लिखना पड़ेगा. देखो मैं चाहते हो आप मैं जल्दी जाऊं तो लिखो. रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, रिवोकेशन बाय डेथ ऑफ श्योरिटी भी लिखा तो चलेगा. रिवोकेशन ऑफ डेथ, रिवोकेशन बाय डेथ ऑफ श्योरिटी. उसमें लिखो कंटिन्यूइंग गारंटी विल बी रिवोक्ड, continuing guarantee will be revoked for future transactions, for future transaction after the death of surety, after the death of surety. However surety's estate will be liable. Surety's estate will be liable for the past transaction. Surety's estate will be liable for the past transaction that is up to his death. That is up to his death. Number next A3 ऐसा लिखो. A1, A2, A3 up to his death by novation. By novation. नोवेशन में बस इतना लिखना है कि
Surety's liability is discharged. Surety's liability is discharged if the original contract is discharged. या श्योरिटीज लाइबिलिटी विल रिवोक्ड ऐसा भी लिख सकते हो, लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. श्योरिटीज लाइबिलिटी विल बी रिवोक्ड इफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड. चलो, we will stop here for the day. Thank you so much.